आइए अब हम क्या करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और वो नया टॉपिक क्या है आपका, स्क्वायर रेशियो इंजन। वो क्या है आपका, स्क्वायर रेशियो इंजन। ठीक है, तो ये स्लोप वगैरह आपको ध्यान रखना है, ये स्लोप आपको ध्यान रखना है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर किसका फंक्शन होता है, इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और वी कैन से लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी तो है, लॉग आया था ऑफ द एंट्रोपी। बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर स्क्वायर रेशियो इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर रेशियो इंजन, सर ऐसा कैसे हो सकता है, इंजन तो सिलेंड्रिकल होता है। हाँ होता है, होने दो इंजन को सिलेंड्रिकल। स्क्वायर रेशियो इंजन वो इंजन होता है जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रोक वो डाया के इक्वल होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक वो डाया के इक्वल होता है। स्क्वायर रेशियो इंजन वो इंजन होगा जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रोक वो डाया के इक्वल होता है। सर जरूरी थोड़ी है कि ये हमेशा ही इक्वल हो, नहीं। स्क्वायर रेशियो इंजन में देखिए क्या होता है, स्क्वायर रेशियो इंजन में L/D की वैल्यू 1 होती है। हाँ सर होती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ओवर स्क्वायर रेशियो इंजन में, ओवर स्क्वायर रेशियो इंजन में L/D की वैल्यू, अब मुझे बताइएगा, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0। ओवर स्क्वायर रेशियो में L/D की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 के बराबर होगी, 1 से कम होगी या 0 के इक्वल होगी। ओवर स्क्वायर रेशियो का मतलब क्या होता है, ओवर स्क्वायर रेशियो का मतलब होता है लेंथ विल बी मोर देन द डायमीटर। एंड व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। In over square ratio, the length of the stroke will be more than the diameter of the bore. तो जब L की वैल्यू ज्यादा होगी, D की वैल्यू कम होगी, so for the over square ratio, this value will be always greater than 1. So this B will be the answer. But in case of the square ratio engine, तो इसमें क्या हो जाएगा, L/D का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। आई होप यहां पर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कुछ बुक्स में D/L भी लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन जो हम रेशियो लेके चलते हैं वो L/D ही लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, L/D को। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जहां से आपका इस ओवर स्क्वायर रेशियो या स्क्वायर रेशियो का जो कंसेप्ट है, इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बुक ले दीजिए मुझे। क्वेश्चन क्या है, देखिए, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन पेट्रोल इंजन इज 54%. सो द व्हाट इज द क्वेश्चन, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, द एयर स्टैंडर्ड, साथ साथ में लिखिए मेरे, एफिशिएंसी ऑफ एन पेट्रोल इंजन इज 54%. And the clearance volume of the engine is 200 centimeter cube, and the clearance volume of the engine is 200 centimeter cube. The engine is having a over square ratio of 1.5. The engine is having a over square ratio of 1.5. Then determine the cylinder dimensions. आपको सिलेंडर डायमेंशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन पेट्रोल इंजन इज 54%. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ईटा ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज गिवन एज 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द VC. नाउ इट इज गिवन द ओवर स्क्वायर रेशियो ऑफ 1.5. दिस इज 1.5. This is 1.5, and what is this? This is L/D. This is L/D.
नाउ इट इज आस्किंग द डिटरमाइन द सिलेंड्रिकल डायमेंशन, जो आपका सिलेंडर है ऐसे इंजन का, उसके डायमेंशंस को आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ भी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। अगर आपको पता चल गया है कैसे सोल्व करना है तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद मेरी अप्रोच देखिएगा कि क्या उसी अप्रोच से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो अगर हम उसी अप्रोच से सोल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ द eta o इज गिवन एंड व्हाट इज द eta o, इट इज 1 - 1 by r रेज टू पावर गामा -1। सर ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें कैसे पता चला? बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज इट इज ए पेट्रोल इंजन, इट इज गिवन एज ए पेट्रोल इंजन। तो आपके पास eta o की वैल्यू है, गामा की वैल्यू आप क्या लेंगे 1.4। जब कुछ ना गिवन हो तो गामा की वैल्यू होगी आपके 1.4। गामा की वैल्यू आपके पास अब है, ठीक है। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से आपको मिलेगी आर की वैल्यू इन दिस स्टेप, आर की वैल्यू। व्हाट इज आर? आर की वैल्यू क्या होती है बताइए? आर क्या होता है आपका? आर होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं? टोटल वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस, और बताइए क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम। बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो आप। डिवाइड में इसमें क्या आएगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। डिवाइड में इसमें क्या आएगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। कहने का मतलब यह है R = 1 + 1/c। तो यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और C की वैल्यू क्या होती है यहां से आप फाइंड आउट करोगे, जब आप R की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो C की वैल्यू आपके पास आएगी। C की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो C क्या होता है? VC डिवाइड बाय VS। VC डिवाइड बाय VS, क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? VS की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास किसकी वैल्यू है? क्लियरेंस वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपके पास VS की वैल्यू आ जाएगी, और VS क्या होता है? VS = π/4 डायमीटर का स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। यहां पर तो सर दो वेरिएबल है, लेकिन एक रिलेशन भी तो गिवन है। L/d की वैल्यू क्या होती है? 1.5। तो यहां पर दो वेरिएबल है, हमारे पास दो इक्वेशन भी है। तो VS की वैल्यू ये होती है, यहां से VS की वैल्यू आप यहां रखिएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? L/d = 1.5। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, इसको आप सोल्व कीजिए, L और D की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये काम आपका है अब, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन की अप्रोच हमें कैसे फॉलो करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट साइकिल और नेक्स्ट इंजन, दैट इज योर डीजल इंजन, ठीक है। अब हम डीजल इंजन पढ़ने वाले हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अगर आपने ऑटो साइकिल पढ़ रखी है, उसकी वर्किंग पूरी पढ़ रखी है, अब मैं कंपैरिजन करूंगा डीजल साइकिल और डीजल इंजन का विद रिस्पेक्ट टू द ऑटो साइकिल। विद रिस्पेक्ट टू ऑटो साइकिल अब मैं क्या करने वाला हूं? डीजल इंजन का कंपैरिजन करने वाला हूं। किसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूं? डीजल इंजन का कंपैरिजन करूंगा। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज योर डीजल इंजन, ठीक है। पहला ही कंपैरिजन मैं आपको लेके बता रहा हूं, कंप्रेशन रेशियो। सर कंप्रेशन रेशियो में याद रखने में तकलीफ होती है। अरे तकलीफ पता है क्यों होती है? क्योंकि आप कंप्रेशन रेशियो और एयर फ्यूल रेशियो को एक ही चीज समझते हो, इसीलिए तकलीफ होती है। तो कंप्रेशन रेशियो अलग है, एयर फ्यूल रेशियो अलग है। अभी तक मैंने एयर फ्यूल रेशियो नाम ही नहीं लिया है, तो अभी तक हमने कंप्रेशन रेशियो ही नाम लिया है। इसीलिए तकलीफ होती है जब आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके खिचड़ी बना के खा जाते हो, ठीक है, तब तो वोमिटिंग होगी ही। तो कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। कंप्रेशन रेशियो आपका पेट्रोल इंजन में कितना था बताइए? 6:12, दोनों में 10-10 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 16:22। 16:22, वेरी गुड सर, आज तक नहीं पता चला था। देखिए पेट्रोल इंजन में हम कंप्रेशन रेशियो क्या चाहते थे? कम रहे,
6 के पास रहे, 6 के पास रहे। डीजल इंजन में हम क्या चाहेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हो, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहे। देख लीजिए हो रहा है ना कंपैरिजन। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो होता है 16:22 और डीजल इंजन में हम चाहेंगे कि कंप्रेशन रेशियो क्या रहे, ज़्यादा रहे। ठीक है, अब देखते हैं इग्निशन की बात। किसकी, इग्निशन की। जो इग्निशन होता है, क्या होता है, जो इग्निशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका स्पार्क से, जिसे हम कहते हैं स्पार्क इग्निशन। दूसरा होता है आपका कंप्रेशन से, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन मतलब हमने सर ऐसे की थी स्पार्क, और स्पार्क करते ही पूरा का पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो गया था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपका पेट्रोल इंजन क्या था, स्पार्क इग्निशन। सर कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है, देखिए हमें फ्यूल को बर्न करना है, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। चाहे वो आप स्पार्क प्रोड्यूस करके लाओ, चाहे आप वो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करो। डीजल इंजन में हम क्या करेंगे, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे कि वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, और जैसे ही आपका डीजल उस हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आपका डीजल बर्न हो जाएगा। सर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करेंगे, कंप्रेशन। किसी भी चीज का अगर आप कंप्रेशन करोगे तो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एयर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेशन। कैसे करते हैं अभी विजुअलाइज हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कंप्रेशन किस काम करेंगे, ओनली एयर का। लेकिन पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन किसका हो रहा था, एयर फ्यूल मिक्सचर का। ये क्वेश्चन है। आपके डीजल इंजन में कंप्रेशन होता है ओनली एयर का, और पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन होता है किसका, एयर फ्यूल मिक्सचर का। तो यहां पे कंपैरिजन भी चल रहा है। यहां पर एयर को हम कंप्रेस करके इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, जैसे ही डीजल उसके कांटेक्ट में आएगा डीजल बर्न हो जाएगा। डीजल क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन होने के बाद जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है उसका प्रेशर क्या होता है, देखिए जो आपका पेट्रोल इंजन होगा उसमें जो प्रेशर होगा ना, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 5 बार। लेकिन जो आपका डीजल इंजन होगा उसमें प्रेशर होगा ऑलमोस्ट 60 बार। इतना ज़्यादा प्रेशर, तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर ये इंश्योर कर देगा कि आपके एयर का टेम्परेचर आपके डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो चुका है। डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन एज कंपेयर टू द प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन इन योर पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वापस रिपीट क्वेश्चन, थोड़ा सा इरिटेशन होगा। यहां पर हमने किसका कंप्रेशन किया था, सर एयर का कंप्रेशन किया था, क्योंकि सक्शन भी एयर का हुआ था। तो अब हमें डीजल को अंदर इंजेक्ट करना है आफ्टर कंप्रेशन। डीजल को हमें इंजेक्ट करना है आफ्टर कंप्रेशन। तो जब हमें डीजल को इंजेक्ट करना पड़ेगा तो उसका प्रेशर 60 बार से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ्लूइड तभी फ्लो होता है जब उसका प्रेशर ज़्यादा हो। मतलब फ्लूइड का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हमें अगर सिलेंडर के अंदर डीजल भेजना हो जहां कंप्रेशन के बाद 60 बार प्रेशर है, तो भेजने के लिए डीजल का प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए। और डीजल का प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल पंप, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर आफ्टर इग्निशन, तो दोनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोनों में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर। सर अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो आपके आईसी इंजन का मटेरियल मेल्ट क्यों नहीं हुआ, पिस्टन मेल्ट क्यों नहीं हुआ, पिस्टन रिंग मेल्ट क्यों नहीं हुई। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपका मटेरियल मेल्ट नहीं हो रहा है। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपके पास एक फर्नेस है, क्या है, फर्नेस।
क्या है आपका? फर्नेस है। इसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मैं आपको एक टाइम पीरियड दे रहा हूं 1/80 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का भी 80th पार्ट, 80 1/80 सेकेंड। आप ऐसा कीजिए, इसका गेट खोलिए और अपने फ्रेंड के हाथ को 1/80 सेकेंड के लिए अंदर डालिए और बाहर निकालिए। अपना हाथ नहीं डालना है, एक्सपेरिमेंट करना है हमें। 1/80 सेकेंड के लिए हाथ अंदर डाला, निकाला, 1 सेकेंड में नहीं, पता ही नहीं चला कब अंदर गया बाहर आ गया। ऐसा ही इंजन के साथ होता है कि उसको भी नहीं पता चलता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब 2000 से ऊपर गया और कब वो कम हो गया। तो फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, जिसके कारण इंजन के मटेरियल को पता ही नहीं चलता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कहीं भी पूछी जा सकती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने के कारण भी मटेरियल मेल्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, बहुत ही कम समय के लिए होता है। एग्जाम्पल आप उसको दे दीजिएगा, समझ जाएगा जो भी पूछने वाला होगा। ठीक है, नाउ कम टू द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, ये तो आपका प्रेशर था आफ्टर कंप्रेशन। अब मैं बात करने वाला हूं टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। तो आपका जो टेम्परेचर होगा ना आफ्टर कंप्रेशन, वो देखिए क्या होता है। ये कंपैरिजन चल रहा है आपका, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। यहां पर मैंने आपको बता दिया था टेम्परेचर 300 से 600 केल्विन हो जाता है। सो दिस इज द 600 केल्विन। एक वैल्यू है, समझने के लिए हमने ली है। यहां पर आपका हो जाएगा 1000 केल्विन, और इस 1000 केल्विन वाली एयर के जब भी आपका डीजल कांटेक्ट में आएगा वो बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका डीजल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो एज कंपेयर टू पेट्रोल कम होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द डीजल इज लेस एज कंपेयर टू द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेट्रोल। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट सर हम फ्यूल को अंदर कैसे भेजें कि इसका प्रेशर इतना ज्यादा है। फ्यूल को हम अंदर कैसे भेजें, फ्यूल का प्रेशर हम कैसे इंक्रीज करें कि उसको हम 60 बार वाले प्रेशर में अंदर इंजेक्ट कर सकें। तो उसको इंजेक्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं फ्यूल इंजेक्टर। किसको हम यूज में लेते हैं? फ्यूल इंजेक्टर को यूज में लेते हैं। तो देखिए, अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने आने वाली है, ठीक है। अब आपने आईसी इंजन में जो इमेजिनेशन वाली चीजें होती है वो पूरी कवर कर ली है। अभी डीजल इंजन की भी अपने वर्किंग समझेंगे तो उसमें भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग है वो समझ सकी है, ठीक है। क्योंकि आपने पेट्रोल इंजन की वर्किंग को अच्छे से समझ रखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट कि आपका एक सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर है, इसके अंदर प्रेशर है 60 बार। कितना प्रेशर है? 60 बार। आपके पास यहां होगा फ्यूल इंजेक्टर। ये क्या है? फ्यूल इंजेक्टर है। सो दिस विल बी द फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। दिस इज द फ्यूल इंजेक्टर। यहां से आपको फ्यूल को इंजेक्ट करना है, और ये फ्यूल क्या है? आपका डीजल है। फ्यूल तभी अंदर इंजेक्ट होगा जब इंजेक्टर में प्रेशर विल बी मोर देन 60 बार। विल बी मोर देन 60 बार। बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा, तभी तो डीजल अंदर आएगा, ठीक है। ये सर हम प्रेशर कैसे इंक्रीज करते हैं? दिस प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल पंप। फ्यूल पंप से सर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल। डीजल आपका क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? पंप यूज में लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल पंप वी विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द डीजल। कितना इंक्रीज कर देंगे? 600 बार। 600 बार हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, और यहां पर आपका डीजल हो जाएगा फिर 600 बार प्रेशर का। अब इसको अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, और जब ये अंदर जाएगा और हाई टेम्परेचर की एयर से कांटेक्ट में आएगा, डीजल आपका बर्न हो जाएगा। डीजल आपका क्या हो जाएगा? बर्न। लेकिन डीजल जब बर्न होगा तो वो कैसे बर्न होगा, वो हम डीजल की वर्किंग समझेंगे तब देखेंगे। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं सर, जब ये डीजल इतने हाई प्रेशर से अंदर से जाएगा तो वो जेट की फॉर्म में जाएगा? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, वो जेट की फॉर्म में नहीं जाएगा। डीजल का यहां पर होगा एटोमाइजेशन, डीजल का यहां पर क्या होगा, ऑटोमाइजेशन होगा। तो ये जो डीजल है इतना हाई प्रेशर से ये अंदर जा रहा है, क्या ये जेट की फॉर्म में अंदर जा रहा है? नहीं, ये डीजल है, ये आपका बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में आपके इंजन के सिलेंडर के अंदर एंटर होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डीजल को हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स में कैसे ब्रेक करते हैं, उसका कैसे हम ऑटोमाइजेशन करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके क्या होगा, यहां पर होगा आपका एक फ्यूल इंजेक्टर। सो दिस विल बी द फ्यूल इंजेक्टर, एक फ्यूल इंजेक्टर होगा, ठीक है, ये आपका एक फ्यूल इंजेक्टर है। इसका जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज 50 mm। फ्यूल को सिलेंडर में एंटर करने के लिए यहां पर आपका एक ओरिफिस होगा। क्या होगा? ओरिफिस। इसका जो डायमीटर होगा दैट विल बी 0.5 mm। ओरिफिस का डायमीटर क्या होगा? 0.5 mm। सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना होगा? 60 बार, और यहां प्रेशर कितना होगा? 600 बार। आराम से अंदर एंटर हो जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। लेकिन जब यहां से आपका डीजल अंदर एंटर हो रहा होगा, उसका होगा ऑटोमाइजेशन, मतलब उसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ड्रॉपलेट्स में अंदर वो एंटर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑटोमाइजेशन क्यों हुआ है? क्योंकि अगर हम इस ओरिफिस को देखें माइक्रोस्कोप में, तो ये ओरिफिस देखिए आपको कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा। और यहां पर होगी इसकी रफ सरफेस, कैसी होगी? रफ सरफेस। रफ सरफेस होने के कारण ही ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? डीजल जब अंदर एंटर करता है उसका एटोमाइजेशन हो जाता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, ड्रॉपलेट्स में, वो आपके सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। और हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जब वो सिलेंडर के अंदर एंटर हो रहा होगा तो डीजल का प्रेशर ज़्यादा हो और सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कम हो। In order to increase the pressure of the diesel, we will use the fuel pump. We will use the fuel pump. तो यहां तक ये चीज आपको समझनी है। अब मैं आने वाला हूं वर्किंग ऑफ द डीजल इंजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे हमने पेट्रोल इंजन की वर्किंग समझी है, वैसे ही मैं आपको डीजल इंजन की वर्किंग समझाने वाला हूं, और यहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, ध्यान से समझना इसको। वर्किंग ऑफ डीजल इंजन, वर्किंग ऑफ डीजल इंजन बहुत सिंपल है। वर्किंग ऑफ डीजल इंजन, सबसे पहले क्या होगा? 4 स्ट्रोक इंजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा सक्शन। सबसे पहले क्या होगा? सक्शन होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं डीजल इंजन की, सो दिस विल बी द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। इसमें आपका एक टीडीसी होगा और एक बीडीसी होगा। सिलेंडर में एक टीडीसी होगा और दूसरा क्या होगा? बीडीसी होगा। सो दिस विल बी द टीडीसी, ओके, एंड दिस विल बी द बीडीसी। यहां पर आपका होगा पिस्टन, दिस इज द पिस्टन, और यहां पर होगा आपका इनलेट वॉल्व। यहां क्या होगा? आपका इनलेट वॉल्व। और इस कंडीशन में जब आपका सिलेंडर टीडीसी से बीडीसी की ओर जा रहा होगा, इनलेट वॉल्व ओपन होगा और इनलेट वॉल्व से ओनली एयर, इनलेट वॉल्व से ओनली एयर एंटर होगी। इनलेट वॉल्व से ओनली कौन एंटर होगी? एयर एंटर होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो डीजल इंजन में किसका सक्शन होगा? ओनली एयर का सक्शन होगा। किस प्रेशर पे? एट द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन सक्शन कब होता है? जब सिलेंडर में प्रेशर किसके बराबर हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। बराबर मत कर देना सिलेंडर के, जब प्रेशर बराबर होगा तो एयर एंटर कैसे होगी? जब आपका पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा। तो देखिए कैसे होगा। सो दिस विल बी योर सेकंड स्टेज। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका पिस्टन टीडीसी से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है, और इस कंडीशन में पी सिलेंडर है, इट विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज आप समझ चुके हो। इस टाइम पर यहां पर आपका इनलेट वॉल्व ओपन है और इस कंडीशन में आपके यहां पर एयर है अंदर। कौन है यहां पर? एयर। सो दिस इज द एयर, दिस इज द एयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज भी आपको पता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक कब कंप्लीट होता है? जब आपका पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? बीडीसी पर। तो जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा तो इस कंडीशन में जो स्ट्रोक होगा उसे हम क्या कहेंगे? सक्शन स्ट्रोक। क्या कहेंगे? सक्शन स्ट्रोक कहेंगे। और सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद जो सिलेंडर में जो प्रेशर होता है,
इट विल बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे ही सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है हम क्या करते हैं, इनलेट वॉल को क्लोज कर देते हैं। तो इनलेट वॉल क्लोज करने के बाद आपके सिलेंडर के हर कॉर्नर में, ईच कॉर्नर में एयर ही एयर है। कौन है यहाँ पर, एयर ही एयर है। सो दिस इज द एयर, ब्लू वन इज द एयर, सो दिस इज द एयर। इसके बाद हम क्या करते हैं सर, कंप्रेशन करते हैं। बिल्कुल, कंप्रेशन हम कैसे करते हैं, हम पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करते हैं। जब आपका पिस्टन टीडीसी पर आ जाएगा तो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो दिस इज द कंप्रेशन स्ट्रोक, दिस इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। बिल्कुल सिमिलर है, पेट्रोल इंजन में वर्किंग थी ना, बिल्कुल उसी के सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि यहां पर ओनली एयर है, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर था। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये डिफरेंस आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होगा, आपका जो सिलेंडर का जो प्रेशर है, इट विल बी मच मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट विल बी मच मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर आपकी जो एयर है वो गर्म हो चुकी होगी, हॉट हो चुकी होगी, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा, और इसका टेम्परेचर आपके डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक, the temperature of the compressed air will be more than the temperature of the self ignition of the diesel। आपके डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको यहां याद रखनी है। क्लियर है, बिल्कुल सेम वही हुआ है यहां तक। अब डिफरेंस क्रिएट होगा। जो आपका डीजल इंजन होता है इसमें स्पार्क प्लग यूज में नहीं लिया जाता है। क्या यूज में नहीं लिया जाता है, स्पार्क प्लग। यहां हम किसको यूज में लेते हैं बताइए, यहां हम किसको यूज में लेते हैं, यहां हम यूज में लेते हैं फ्यूल इंजेक्टर को। किसको यूज में लेंगे, फ्यूल इंजेक्टर को। फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम होगा, देखिए फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम होगा, फ्यूल को इंजेक्ट करना। क्या करना, नाम से ही है ना, फ्यूल को इंजेक्ट करना। तो दिस इज योर टीडीसी, दिस इज योर टीडीसी। अब ध्यान से सुननी है मेरी बात, यहां तक तो हमने प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आने वाली है, यहां पर आपके क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है। यहां पर आपके क्या है, फ्यूल इंजेक्टर है। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्टर में प्रेशर ज्यादा होगा और सिलेंडर में प्रेशर कम होगा, और यहां पर फ्यूल इंजेक्ट होगा। क्या इंजेक्ट होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। तो जैसे ही डीजल फ्यूल इंजेक्टर से आपके सिलेंडर में आएगा, तो जब ये सिलेंडर में आएगा तो यहां पर तो हॉट एयर है, दिस इज द हॉट एयर। तो जैसे ही आपका डीजल सिलेंडर में एंटर करता है, जैसे ही आपका डीजल सिलेंडर में एंटर करता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो तो बर्न हो जाएगा। जैसे ही आपका डीजल यहां एंटर होता है, डीजल सोचता है मैं जाके देखता हूं सिलेंडर में कौन कौन है। तो जैसे ही डीजल आपके सिलेंडर में एंटर होता है, डीजल बर्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर में जो टेम्परेचर है ना कंप्रेस्ड एयर का, वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा है। अब जैसे इस जो बर्न हुआ है, इसके पिछले वाला जो डीजल है, इसके जो पीछे जो डीजल है, वो सोचेगा आगे वाला कहां गया, जाके तो देखें क्या हुआ। जैसे ही दूसरा भी अंदर आएगा, वो भी बर्न हो जाएगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होगा। फिर तीसरा डीजल पार्टिकल आएगा, बर्न। चौथा डीजल पार्टिकल आएगा, बर्न। तो जैसे ही कोई बर्न होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे ही डीजल बर्न होगा, जैसे ही डीजल का इग्निशन होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं डीजल इग्निशन, डीजल इग्निशन। तो डीजल के इग्निशन से, देखना यहां पर डीजल के इग्निशन से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। डीजल के इग्निशन से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, आपका पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ध्यान से सुनना। डीजल अंदर आया, बर्न हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ, आपका जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो गया थोड़ा सा। जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको कम करने के लिए, जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसको कम करने के लिए आपका पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो गया, और प्रेशर क्या रह गया, कांस्टेंट। तो अब मैं देख रहा हूं एक्सपेंशन। क्या देख रहा हूं, एक्सपेंशन देख रहा हूं। और एक्सपेंशन होने से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज।
मतलब दो चीजें एक साथ होगी, डीजल जलेगा पिस्टन खिसकेगा, डीजल जलेगा पिस्टन खिसकेगा, डीजल जलेगा पिस्टन खिसकेगा। तो डीजल के जलने से जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है उतना ही प्रेशर वो पिस्टन नीचे की ओर मूव करके कम कर देगा। समझ रहे मेरी बात? डीजल जला पिस्टन खिसका, डीजल जला पिस्टन खिसका, डीजल जला पिस्टन खिसका। एक टाइम पर डीजल की सप्लाई हम बंद कर देंगे, अब पिस्टन खुद नीचे खिसकेगा। तो डीजल के बर्न होने से जितना प्रेशर इंक्रीज होगा ना, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके उतने ही प्रेशर को कम कर देगा। तो यहां पर जो बर्निंग होगी ना, यहां पर जो इग्निशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। किस पर होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। तो यहां पर जो बर्निंग होगी आपके, यहां पर जो बर्निंग होने वाली है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाली है। किस पर होने वाली है? कांस्टेंट प्रेशर पर। इसीलिए हम डीजल इंजन की जो साइकिल होती है उसे हम डीजल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीजल साइकिल कहते हैं। और इस डीजल साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर इन द सेंस जैसे ही डीजल जला प्रेशर इंक्रीज हुआ और पिस्टन ने नीचे खिसक के उसको कम कर दिया। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर हम डीजल की सप्लाई को बंद कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर हम डीजल की सप्लाई को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। उसे हम कहेंगे कट ऑफ। उसे हम क्या कहेंगे? कट ऑफ। ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखिए, उस स्टेज के बाद क्या होगा, जब आपका पिस्टन कहीं मिड वे में होगा, हम डीजल की सप्लाई को ऑफ कर देंगे। डीजल की सप्लाई को क्या कर देंगे? ऑफ। अब यहां से आपका एक्सपेंशन होगा, यहां से आपको मिलेगा पावर स्ट्रोक। जो पेट्रोल इंजन होता था उसमें टीडीसी पर ही सब बर्न हो जाते थे और वहीं से हमें पावर स्ट्रोक मिलता था। लेकिन जो डीजल इंजन होता है उसमें टीडीसी से पावर स्ट्रोक नहीं मिलता, टीडीसी से कुछ नीचे हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। टीडीसी से हमें कुछ नीचे पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब पिस्टन थोड़ा नीचे स्लाइड हो चुका होगा, जब हम फ्यूल की सप्लाई को कट कर देंगे, वहां से हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। क्या मिलेगा? पावर स्ट्रोक मिलेगा। और पावर स्ट्रोक कब कंप्लीट होगा? जब आपका पिस्टन कहां पहुंच जाएगा? जब आपका पिस्टन पहुंच जाएगा बीडीसी पर। सो दिस इज योर बीडीसी और यहां पर आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पावर स्ट्रोक, स्टिल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद अभी भी आपके सिलेंडर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो जब आपके सिलेंडर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है और इस समय मैं अगर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दूं तो सारी की सारी 95% गैसेस बाहर चली जाएंगी। यही प्रोसेस होता है सब में। सारी की सारी 95% गैसेस बाहर चली जाएंगी, मतलब मेजर एग्जॉस्ट गैसेस एस्केप हो जाएंगी। और इसे हम क्या कहेंगे? हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट, यही तो मैंने आपको बताया है कि हीट एडिशन ही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी आइसेंट्रोपिक होगा, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। और हीट रिजेक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन जो हीट एडिशन हो रहा है ना, दिस इज द हीट एडिशन, दिस इज द हीट एडिशन। और ये जो हीट एडिशन हो रहा है ना, ये कहां हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पर ही तो हो रहा है। हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर। हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके बाद कौन बचेगा? 5% गैसेस। उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो जब हम उसे बाहर निकालेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्कैवेंजिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्कैवेंजिंग प्रोसेस। सो दिस विल बी द स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है ये क्या है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये क्या है? हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों अलग अलग है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं जब पिस्टन ऊपर मूव करता है तब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो मेजर एग्जॉस्ट गैसेस होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही चली जाती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है? 5% रिमेनिंग गैसेस हम बाहर निकालते हैं। हम बाहर कैसे निकालेंगे? सिलेंडर में प्रेशर को इंक्रीज करके। और सिलेंडर में प्रेशर को इंक्रीज हम कैसे करते हैं? इन ऑर्डर टू मूव द पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। तो जब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी जाएगा, जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने से गैसेस कहां चली जाएगी? इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो लास्ट स्ट्रोक में क्या होता है? यहां पर स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या सिमिलरिटी है?
सभी स्ट्रोक एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है पेट्रोल इंजन में, और जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है डीजल इंजन में। और आपके डीजल इंजन में ओनली एयर आ रही है और आपके पेट्रोल इंजन में ओनली एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में ओनली आप कहेंगे एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर और डीजल में आएगा आपका ओनली एयर। जो हम यहाँ पर एयर का सक्शन कर रहे हैं वो एयर प्योरीफाई होनी चाहिए, तो एयर प्योरीफाई यूज में लिया जाता है। ट्रैक्टर देखा होगा आपने, ट्रैक्टर के आगे एक तो साइलेंसर होता है जिसमें से स्मोक बाहर निकलता है, और एक एयर प्योरीफायर होता है, वो डीजल इंजन के लिए होता है। जहां भी आप डीजल इंजन देखोगे वहां पर एयर प्योरीफायर होगा ही होगा, एयर प्योरीफाई होगा ही होगा, बड़ा होगा, और वो ब्लैक कलर का हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि वो एयर को क्या कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है। तो आई होप यहां तक आपको डीजल इंजन की वर्किंग भी समझ आई होगी, और वर्किंग के साथ साथ डीजल इंजन की वर्किंग और पेट्रोल इंजन की वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझ आया होगा। ये चीज भी समझ आई होगी कि डीजल इंजन में किसका सक्शन होता है, पेट्रोल इंजन में किसका सक्शन होता है, डीजल इंजन में हीट एडिशन कैसे होता है, पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन कैसे होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक सबका सेम होता है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, नीचे मूव करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हीट एडिशन में ही डिफरेंस आएगा। ऑटो साइकिल में किस पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, डीजल साइकिल में किस पे होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो ये पूरी वर्किंग आपको वापस समझनी है डायग्राम बना के। अगर आपने ये वर्किंग पूरी समझ ली तो आपके डीजल साइकिल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। नाउ कम टू द पीवी डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है पीवी डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल। तो अब चीजें आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि डीजल का और पेट्रोल का आपको वर्किंग समझना था, और वर्किंग समझने के बाद जब आप इनका पीवी डायग्राम बना लेते हो तो आप उनकी एफिशिएंसी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी को आसानी से कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं कहता हूं डुअल इंजन के बारे में, अगर मैं बात करता हूं डुअल इंजन के बारे में, तो वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों का। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर आपको पता चल गया कि हीट एडिशन कैसे होता है, तो अब आपने डीजल के साथ साथ डुअल भी समझ लिया है। जब आपको पता चल गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे होता है, ऐसे, कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे होता है, प्रेशर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, तो जितना इंक्रीज हुआ उतना हमने डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो, चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो इन द डीजल साइकिल। नाउ कम टू द पीवी डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। पीवी डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। वही मेथड हम यूज में लेंगे जैसे हम पीवी डायग्राम बनाए थे ऑटो साइकिल के लिए। तो ये आपका P होगा, ये आपका V होगा, यहां पर होगा आपका एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल इंजन, यहां पर आपका होगा एक क्लियरेंस वॉल्यूम, सो दिस विल बी द क्लियरेंस वॉल्यूम, यहां होगा आपका एक टोटल वॉल्यूम, ठीक है, और यहां पर हमने कहीं सप्लाई बंद की थी। यहां तो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मैं सक्शन वाला नहीं बनाने वाला हूं, अब मैं सीधा कंप्रेशन से बनाऊंगा। कहां से बनाऊंगा, कंप्रेशन से। तो जब कंप्रेशन स्टार्ट होगा आपका पिस्टन कहां होगा, BDC पर, कहां होगा, BDC पर, सो दिस विल बी द V1, दिस विल बी द V1। तो जब आपका पिस्टन BDC से TDC की ओर मूव करेगा उस कंडीशन में कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, सो दिस विल बी द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सो दिस विल बी योर 1 एंड दिस विल बी योर 2। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है आपका कंप्रेशन, क्या हो रहा है, कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है यहां तक, हाँ सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कंप्रेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, डीजल को इंजेक्ट करते हैं। कंप्रेशन होने के बाद हम डीजल को इंजेक्ट करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर ए सम पीरियड ऑफ टाइम डीजल को इंजेक्ट करेंगे, फॉर ए सम पीरियड ऑफ टाइम हम डीजल को इंजेक्ट करेंगे। तो डीजल के बर्निंग से प्रेशर इंक्रीज होगा, पिस्टन खिसक के प्रेशर डिक्रीज कर देगा, डीजल के बर्निंग से प्रेशर इंक्रीज होगा, पिस्टन खिसक के प्रेशर डिक्रीज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट एडिशन करेंगे,
कांस्टेंट प्रेशर पर हम क्या करेंगे, हीट एडिशन करेंगे। सो यहां मैं लिख सकता हूं, यहां क्या हो रहा है, देखिए यहां हो रहा है आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। इस पॉइंट पर आने के बाद हम फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इस थर्ड नंबर पॉइंट को मैं कहता हूं कट ऑफ पॉइंट। क्या कहता हूं, कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, जहां पर हमने डीजल की सप्लाई को कट कर दिया है, डीजल की सप्लाई को क्या कर दिया, कट कर दिया। सो दिस इज योर कट ऑफ पॉइंट, दिस इज योर कट ऑफ पॉइंट। क्लियर है यहां तक। और कट ऑफ पॉइंट के बाद क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा डीजल के बर्निंग के कारण, वो पुश कर देगा पिस्टन को। तो बिल्कुल सिंपल है। इसके आगे क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो ये पहुंच जाएंगे अपने फोर्थ नंबर पॉइंट पर। और फिर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंशन मिलेगा। और जब हमें एक्सपेंशन मिलेगा तो हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। इट विल बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और 4:1 में क्या होगा बताइए, 4:1 में होगा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 4:1 में क्या होगा, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस विल बी द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस विल बी द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर मैंने सक्शन को और स्कैवेंजिंग को नहीं दिखाया है, कीप इन माइंड दैट। सक्शन और मैंने स्कैवेंजिंग को यहां पर नहीं दिखाया है। अब मैं यहां पर डिफरेंट रेशियोज को डिफाइन करने वाला हूं। सबसे पहला मैं रेशियो डिफाइन कर रहा हूं कंप्रेशन रेशियो। सबसे पहला मैं रेशियो डिफाइन कर रहा हूं कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो होगा V1 डिवाइड बाय V2। प्रोसेस 1 to 2 में होगा कंप्रेशन रेशियो। प्रोसेस 1 to 2 में क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो, वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर द कंप्रेशन, V1 डिवाइड बाय V2, V1 डिवाइड बाय V2। नाउ कम टू 2 to 3 प्रोसेस। 2 to 3 प्रोसेस में अब हम एक नया रेशियो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज योर कट ऑफ रेशियो। ये जो नया रेशियो है इसे मैं कहता हूं कट ऑफ रेशियो। क्या कहता हूं मैं इसे, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होगा, यहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम की टर्म्स में लेंगे। किसके टर्म्स में लेंगे, वॉल्यूम के टर्म्स में। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी बताइए, ये वैल्यू आपके इक्वल होगी V3 डिवाइड बाय V2, मतलब बिगर अपॉन स्मॉलर। हमेशा इन रेशियोज की वैल्यू सबकी क्या होगी, एक से ज्यादा। तो ये क्या होगा आपका V3 डिवाइड बाय V2, V3 डिवाइड बाय V2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो कट ऑफ हो रहा है, ये जो कट ऑफ हो रहा है, इट विल बी एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो ये लिखने वाली जरूरत नहीं है, वहां मैंने लिख दिया है कि जो हीट एडिशन होता है ये कहां होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। उसके बाद मैं थर्ड आ रहा हूं एक्सपेंशन रेशियो पर। किस पर, एक्सपेंशन रेशियो। इन सभी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 1 से क्या है, ज्यादा है। एक्सपेंशन कहां हो रहा है, 3 to 4 में हो रहा है। 3 to 4 में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, V4 डिवाइड बाय V3, V4 डिवाइड बाय V3, V4 डिवाइड बाय V3। तो V4 डिवाइड बाय V3 क्या होगा, एक्सपेंशन रेशियो। हमें पता है V4 किसके इक्वल है, V4 इक्वल है आपके V1 के। सो दिस विल बी V1 डिवाइड बाय V3, दिस विल बी V1 डिवाइड बाय V3। ठीक है। कंप्रेशन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। कट ऑफ रेशियो को हम किससे डिनोट करेंगे, रो से। किससे डिनोट करेंगे, रो से। कट ऑफ रेशियो विल बी डिनोटेड बाय रो, कट ऑफ रेशियो विल बी डिनोटेड बाय रो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। ये भी वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, ये कौन सा वॉल्यूम का रेशियो है, जहां पर हमने फ्यूल की सप्लाई को कट किया और जहां पर हमने फ्यूल की सप्लाई को स्टार्ट किया। तो डेफिनेशन आपको डायग्राम से खुद को बनानी आनी चाहिए। जहां पर हमने फ्यूल की सप्लाई को कट किया और जहां पर हमने फ्यूल की सप्लाई को स्टार्ट किया, इन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो होता है आपका कट ऑफ रेशियो। क्या होता है, कट ऑफ रेशियो। कांस्टेंट प्रेशर पर हम मेजर कर रहे हैं। कहां मेजर कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर। यहां P2 डिवाइड बाय P3 मत कर देना, वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। ये क्या हो गया आपका, एक्सपेंशन रेशियो हो गया। अब देखिए, एक्सपेंशन रेशियो को मैं डिनोट करता हूं RE से। किससे डिनोट करता हूं, RE से। अब देखिए, ये जो है इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं। अब मैं ऊपर और नीचे क्या करता हूं, V2 का डिवाइड करता हूं। सो दिस विल बी V1 डिवाइड बाय V2, V3 डिवाइड बाय V2। सो RE की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 डिवाइड बाय V2 R, V3 डिवाइड बाय V2 रो। तो RE की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डिवाइड बाय रो।
आर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डिवाइड बाय रो वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये रेशियो आपकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में यूज में आने वाले, जब हम डिराइव करेंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दिस रेशियो विल बी यूज्ड। तो ये रेशियो आपको याद रखने हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इस रेशियो को याद रखने में। इस रेशियो को याद रखने का एक तरीका है, एक हमने जुगाड़ बनाया है कि इस रेशियो को हम याद किस तरीके से करें। तो देखिए, आपको सिंपल क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है और देखिए बहुत इजी है ये चीज। मैं बना रहा हूं टीडीसी और बीडीसी। तो जब देखिए कंप्रेशन होता है तो पिस्टन कहां से आता है, बीडीसी से टीडीसी। तो यहां तक आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेशियो है मान लो। यहां तक आपका क्या है, मान लो कंप्रेशन रेशियो है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है कंप्रेशन रेशियो बिटवीन द टीडीसी एंड बीडीसी, उन्हीं के बीच में हम डिफाइन करते हैं। हाँ सर, टीडीसी से बीडीसी के बीच में ही हम डिफाइन करते हैं कंप्रेशन रेशियो। उसके बाद क्या होता है, कट ऑफ होता है। कट ऑफ कहाँ होता है, आपके यहां से यहां तक। सो दिस विल बी द कट ऑफ रेशियो। और उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन क्या होता है, आर ई। एक्सपेंशन क्या होता है, आर ई। तो जो R की वैल्यू होगी ना, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। इन दोनों को जब ऐड करोगे आप तो R की वैल्यू आएगी। ऐड इन द सेंस, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये टोटल R है कंप्रेशन रेशियो, इसका कुछ पार्ट है रो और इसका कुछ पार्ट है RE। ठीक है, यहां पर भी आपका पिस्टन होगा, दिस विल बी द पिस्टन। यहां पर भी आपका पिस्टन होगा, यहां पर भी आपका पिस्टन होगा। ये आपका TDC होगा, सॉरी ये आपका TDC होगा, ये आपका BDC होगा, और ये क्या होगा आपका कट ऑफ पॉइंट। ये क्या होगा आपका कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो जो R की वैल्यू होगी वो देखिए, वो आप याद रख लीजिए, R की वैल्यू किसके बराबर होगी, रो इंटू RE। रो इंटू RE। तो जब भी हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं ना, उसमें हम प्लस नहीं करते हैं, हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने मैग्निफिकेशन भी देखा होगा, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स का मैग्निफिकेशन जोड़ते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स का मैग्निफिकेशन जोड़ते हैं, उनका सम अप करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर भी क्या होगा, जब मैं इन दोनों रेशियोज को जोड़ूंगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द R, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल है R और R इज द समेशन ऑफ रो एंड RE एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद द ईच अदर। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, देखिए यहां से आप रो की वैल्यू निकाल सकते हो। रो वैल्यू विल बी इक्वल्स टू R अपॉन में RE। RE की वैल्यू निकाल सकते हो, RE इक्वल्स टू R अपॉन में रो। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। यहां से आप क्या कर सकते हो, दोनों रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कट ऑफ रेशियो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो और एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीज आपको इस तरीके से याद रखनी पड़ेगी। सो दिस इज द फंडा। फंडा क्या है कि बीडीसी से टीडीसी के बीच में कंप्रेशन रेशियो आता है, टीडीसी से V3 तक आपका कट ऑफ रेशियो आता है और V3 से V4 तक आपका एक्सपेंशन रेशियो आता है। So this compression ratio will be equals to cut off ratio multiply with the expansion ratio। तो इस तरीके से आप एक दो बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ओनली ये याद रखना, यहां से आप कट ऑफ रेशियो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो और एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।